नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप? विशाल, राहुल, अंकुर, नवनीत, अभिषेक, देवेंद्र, नीरज, सत्येंद्र, अमन, रवि, तान्या पांडे, उसके बाद बबीता, शिल्पी, प्रीति, प्रिंस, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। भाई सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। जिनका मैं नाम नहीं ले पाई हूँ उनको भी मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई और कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से आप लाइव आ जाएंगे। आप जानते हैं कि आज जो है मैं मौर्य साम्राज्य यानी जो मौर्याज एम्पायर है उसको एंड करने वाली हूँ। ठीक है, मौर्य साम्राज्य। और इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? तो इसमें मैं आपको पढ़ा रही थी सम्राट अशोक। पढ़ा रही थी कि नहीं पढ़ा रही थी? ठीक है, सम्राट अशोक के अभिलेख हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। सम्राट अशोक के शिलालेख हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो अशोक के स्तंभ लेख थे वो कौन कौन से थे और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि उनकी लोकेशन क्या थी। ठीक है, उनके बारे में हम देखेंगे। तो आप फटाफट से जल्दी से यहाँ पर लाइव आ जाएं। जो बच्चे कह रहे हैं कि हम आज से क्लास शुरू कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो स्टार्टिंग से क्लासेस को देखें, नहीं तो फिर दिक्कत होती है बीच क्लास में। जब आप बीच क्लासेस को ज्वाइन कर लेते हो तो पीछे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो आप प्लीज स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करें चीज़ों को, अगर ऐसा है तो। ठीक है, चलिए आगे चल सकते हैं और आगे यहाँ पर हम बात करते हैं। तो आप यहाँ पे एक हेडिंग देंगे और हेडिंग आपको देनी है अशोक के स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेख। अशोकास पिलर्स। अशोकास पिलर आर्टिकल्स। पिलर आर्टिकल्स। अशोकास पिलर आर्टिकल्स। ठीक है, यहां पे जब हम बेटा बात करते हैं तो सबसे पहला था आपका दिल्ली टोपरा। क्या बोलते हैं इसको? दिल्ली टोपरा। अब आपको दिल्ली कहाँ है ये तो पता है, लेकिन टोपरा कहां पर है मैम? हरियाणा में। तो बेटा अशोक का ये जो स्तंभ था ये इसने बेसिकली कहां पर था? पहले था ये टोपरा हरियाणा में, फिर ये दिल्ली में लाया गया और इसीलिए इसको बोलते हैं दिल्ली टोपरा। क्या बोलते हैं बेटा जी? दिल्ली टोपरा बोलते हैं। अगर मैं आपसे यहां पर बात करती हूं तो आप लिखेंगे पहले यह स्तंभ लेख। पहले यह स्तंभ लेख। स्तंभ लेख मतलब पिलर आर्टिकल। पहले यह स्तंभ लेख टोपरा में स्थित था। टोपरा में स्थित था। बाद में फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का शासक है जो हम पढ़ेंगे मिडाइवल हिस्ट्री में। बाद में फिरोज शाह तुगलक इसे टोपरा से दिल्ली लेकर आया। टोपरा से दिल्ली लेकर आया और इसीलिए प्यारे बच्चे इसको बोलते हैं दिल्ली टोपरा। ठीक है, ऐसे ही एक और है आपका दिल्ली मेरठ। एक और आपका स्तंभ लेख है दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ। मेरठ कहां पड़ता है बच्चा? यूपी में। तो ये आपका लिखिएगा पहले मेरठ में था, पहले मेरठ में स्थित, बाद में FST। अब आप बोलोगे FST क्या है? फिरोज शाह तुगलक। FST इसे मेरठ लेकर आया, सॉरी दिल्ली लेकर आया। तो एक को हरियाणा से लेकर आया और एक को मेरठ से लेकर आया। तो ये दो स्तंभ लेख आपके क्या थे?
पहले आपके अलग लोकेशंस पे थे और आज के समय पे कहां पर हैं? आज के समय पे आप कह सकते हो कि मैम ये आज के समय पर दिल्ली में स्थित हैं। ठीक है, पंडित विशाल रुक जाइए, अभी हम मौर्य वंश को खत्म नहीं कर रहे हैं। जो आप ये पूछने लग गए कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था, मैं आपको सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगी बेटा, थोड़ा पेशेंस रखिए, लेकिन है ना, पेशेंस के साथ पढ़िए क्लास में। फिर दूसरा है तीसरा है बेटा जी आपका कौशाम्बी स्तंभ लेख। कौशाम्बी स्तंभ लेख, कौशाम्बी पिलर आर्टिकल, इसको बेटा जी रानी अभिलेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रानी अभिलेख भी इसको कहा जाता है। क्वीन इंस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो, इसे रानी अभिलेख या हम कहते हैं क्वीन इंस्क्रिप्शन। क्वीन इंस्क्रिप्शन, रानी अभिलेख भी कहा जाता है, रानी अभिलेख भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है मैम? कौशाम्बी अभिलेख को। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट आपका क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा यहां पर आपका लौरिया नंदगढ़। लौरिया नंदगढ़, अब इनकी लोकेशन भी बच्चा मैं बताऊंगी। लौरिया नंदगढ़, लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज। ठीक है, अगर मैं इन तीनों के लोकेशन की बात करती हूं, इन तीनों के, तो ये तीनों आपको कहां देखने के लिए मिलेंगे? इन प्रेजेंट वर्तमान बिहार में। लौरिया नंदगढ़, लौरिया अरेराज, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लौरिया अरेराज किस राज्य में है? तो बिहार में है। कौशाम्बी कहां पर है? बिहार में है। लौरिया नंदगढ़ कहां पर है? बिहार में है। एक और है बिहार में आपका रामपुरा या रामपुरवा, लेकिन वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखूंगी क्योंकि यहां पर स्पेस नहीं है। आप फटाफट इतना लिखिए ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं। नहीं आते यश, अगर आते तो मैं लिखवाती। ठीक है, फटाफट बताइए मुझे। हाँ अंकुर, बिल्कुल हटाए जा सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि फिरोज शाह तुगलक इनको कैसे लेके गया था। फिरोज शाह तुगलक के पास में बहुत सारे जो हैं गुलाम हुआ करते थे, इसको गुलाम रखने का बहुत शौक था। गुलाम किसे कहते हैं, क्या होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। और वही गुलाम बहुत सारी बड़ी संख्या में इन पिलर्स को उठाकर लेकर गए थे। ठीक है, बिल्कुल ले जाया जा सकता है बेटा, ले जाया जा सकता था तभी तो लेकर गए। फटाफट लिखना। ठीक है, आगे लिखिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा सिक्स्थ, रामपुरवा, रामपुरा या रामपुरवा, ये लिखिएगा बिहार। ये कहां पर है आप कहोगे? बिहार में। और एक है अशोक स्तंभ लेख, अशोक स्तंभ लेख, जिसे प्रयाग स्तंभ लेख भी कहते हैं। प्रयाग स्तंभ लेख। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में स्थित था, बाद में प्रयागराज या इसे पहले कहते थे इलाहाबाद ले जाया गया, ले जाया गया।
लिखिए फटाफट यहां तक। ठीक है, एक चीज करेक्ट करना है यहां पर, एक चीज करेक्ट करना, गलती से आपको लिखवा दिया है, ये बिहार में है और ये आपका यूपी में है, इसको उत्तर प्रदेश लिखना बेटा। मैंने तीनों में बिहार कर दिया था, इसको करेक्ट करें एक बार और फटाफट करेक्ट करके थम्स अप करें। ठीक है, आगे चलें, चलो। अब यहां पे हम लिखेंगे मौर्य काल के बारे में आगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मौर्य काल था इसमें समाज कैसा था, यानी सोसाइटी कैसी थी, तो आप कहेंगे पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, पितृसत्तात्मक समाज, पेट्रियार्कल सोसाइटी, पेट्रियार्कल थी, पितृसत्तात्मक समाज था। ठीक है, आगे देखिएगा, अगर मैं यहां पे आगे बात करती हूं तो मौर्य साम्राज्य के समय लोग कौन कौन सी भाषाओं का यूज करते थे, मतलब लैंग्वेज कौन कौन सी थी, तो बेटा प्राकृत भाषा बोलते थे, संस्कृत भाषा बोलते थे, और इस समय पर पाली भाषा का भी यूज होता था। अब पाली के बारे में लिखना, इसे अशोक ने राजकीय भाषा, जिसे हम कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, राजकीय भाषा बनाया था, ऑफिशियल लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और भगवान बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश किस में दिए थे मैम? पाली भाषा में। तो राजकीय भाषा घोषित किया, ये आप ध्यान रखेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है बेटा? ऑफिशियल लैंग्वेज होती है जिसमें आपके ऑफिशियल वर्क किए जाते हैं। जैसे आज आपकी सरकार जो है वो अपने काम किस भाषा में करती है, ये आपको यहाँ पे पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि मैम ये जो पाली थी ये भी यहाँ पे बोली जाती थी और इसको ऑफिशियल लैंग्वेज अशोक ने घोषित कर दिया था। ठीक है, फिर यहाँ पे प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो कुछ अधिकारियों के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि एक अधिकारी होता है शीताध्यक्ष, ठीक है, एक अधिकारी का नाम सुना होगा। पहले आप एक हेडिंग दीजिए यहां पर, अधिकारी, यानी मौर्य काल में जो ऑफिसर्स थे उनको क्या क्या कहा जाता था, ठीक है, उनके बारे में। जैसे मैं अभी आपको लिखकर बताती हूं बेटा। फर्स्ट अगर आप लिखेंगे यहां पर तो आप लिखेंगे शीताध्यक्ष। क्या लिखेंगे? सीता अध्यक्ष। अब देखो सीता, सीता का मतलब होता है भूमि से, और भूमि यानी फिर सीता अध्यक्ष। सीता मतलब भूमि और अध्यक्ष मतलब जो उसका हेड होता है। ठीक है, पितृसत्तात्मक का अर्थ होता है वंश, जहां पर पुरुषों का, आपका क्या कह सकते हैं कि मैम जहां पर पुरुष समाज होता है। जैसे आज के समय पे भी आपका जो समाज है, आपका जो अगर हम कह सकते हैं कि जो सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक समाज है। प्रियंका ये डीप नहीं है बेटा, आपको मैंने सिंधु घाटी सभ्यता में भी बताया था कि समाज कैसा है। वैदिक सभ्यता में, उत्तर वैदिक सभ्यता से आपका समाज पितृसत्तात्मक समाज होता चला जाता है, जहां पर पुरुष प्रधान देश का निर्माण होता है, यानी महिलाओं की स्थिति कमजोर होना शुरू हो जाती है और पुरुषों की स्थिति मजबूत हो जाती है। आज के समय पे भी आपका अगर आप पूछा जाए कि आपकी सोसाइटी कैसी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक समाज है, जहां पर डिसीजन मेकिंग पावर पुरुषों के पास में होती है, पुरुष यहां पर समाज को चलाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ज्यादातर घरों में जो डिसीजंस लेते हैं वो कौन लेते हैं? तो आप कहोगे कि मैम ज्यादातर अगर डिसीजन लेते हैं तो वो पुरुष ही लेते हैं घर में, और हेड ऑफ फैमिली कौन होता है? हमेशा पुरुष ही होते हैं ज्यादातर।
वो मैं अपवाद की बात कर ही नहीं रही, अपवाद हर जगह है, एक्सेप्शन हर जगह है। बहुत से घरों में महिलाओं की चलती है, लेकिन अगर हम कुछ घरों को छोड़ दें तो ज्यादातर आपके पूरे समाज में जो आपका बोलबाला है वो किसका है? आप कहोगे कि मैम वो पुरुष का है। अतुल कुमार जी, एफएसटी मैंने पहले ही बताया था, फिरोज शाह तुगलक, उस पर अंडरलाइन भी किया है। ध्यान से बेटा फोकस होकर क्लास को देखा करें, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी ये, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि पितृसत्तात्मक समाज इसको कहते हैं। और मातृसत्तात्मक जब था तो वहां महिलाओं की भी स्थिति स्ट्रांग थी और महिलाएं भी डिसीजन मेकिंग पावर में पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन आगे आगे चलकर इनकी स्थिति खराब हो गई। एक समय ऐसा आया कि महिलाओं से सारे अधिकार छीन लिए गए थे, उनसे शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया, उनसे डिसीजन मेकिंग पावर का अधिकार छीन लिया गया, मतलब निर्णय की जो शक्ति होती है उसको छीन लिया गया। तो समाज पितृसत्तात्मक हो गया और आज भी पितृसत्तात्मक ही है, उस समय से आज तक। ठीक है, रोहित कह रहे हैं शहर में महिलाओं की चलती है। गलत फहमी है रोहित आपकी, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर घर में शहरों में महिलाओं की चलती है। ये आपने गलत कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाकर रखा है, इसको ठीक कीजिए। ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज की पहचान कैसे होगी? राजकुमार जी, भारत पितृसत्तात्मक समाज है, आपके यहां पर भारत में पितृसत्तात्मक ही समाज है, पहचान कर लीजिए। आप जिस घर में है वो पितृसत्तात्मक सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे सीता अध्यक्ष मैं बता रही थी, तो सीता अध्यक्ष क्या करता था कि जैसे आपकी जो राजकीय भूमि हुआ करती थी, राजकीय भूमि किसको कहते हैं मैम? राजकीय यानी राजा की जो भूमि हुआ करती थी। राजकीय भूमि मतलब जहां तक राजा का साम्राज्य जो है वो विस्तारित होता था। राजकीय भूमि से प्राप्त आय का अधिकारी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय का अधिकारी। आय क्या होती है बेटा जी? इनकम, आय का अधिकारी। तो आप कह सकते हो कि मैम सीता अध्यक्ष उसको कहते थे जो राजा की भूमि से इनकम होती थी और वो जो उस इनकम को कलेक्ट करता था उसको कहते थे सीता अध्यक्ष। आपसे पूछा जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय का अधिकारी, इसे क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था सीता अध्यक्ष। यह आपका क्वेश्चन बनेगा। मैं अगेन रिपीट करती हूं, क्वेश्चन पूछा जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय जो अधिकारी कलेक्ट करता था, जो इकट्ठा करता था, सॉरी, उसे क्या कहते थे? उसे मैम सीता अध्यक्ष कहते थे। उसे क्या कहते थे? सीता अध्यक्ष कहते थे। आगे चले, आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा, तो नेक्स्ट होता है समाहर्ता। समाहर्ता किसे कहते हैं? तो एक होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग। तो जो राजस्व विभाग का अधिकारी होता है, राजस्व विभाग का अधिकारी, ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसको क्या कहते थे? आप कहोगे मैम उसको कहते थे समाहर्ता। ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग का अधिकारी। राजस्व विभाग का अधिकारी जो इस डिपार्टमेंट को संभालने वाला, आपसे ये नहीं पूछेगा राजस्व विभाग का अधिकारी, या पूछेगा समाहर्ता किसे कहते थे, तो आप कहोगे राजस्व विभाग का अधिकारी। उल्टा भी कर सकता है क्वेश्चन का। ठीक है, आगे लिखिएगा बेटा जी, सन्निधाता। सन्निधाता, सन्निधाता कहा जाता था बेटा जी कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष ये क्या होता था मैम? कोष अध्यक्ष किसको कहते थे? कोष प्लस अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष। इसे आप एक तरीके से कह सकते हो कि मैम हम ये कह सकते हैं कि कोषाध्यक्ष जैसे आज के समय पे भी हमारी सरकार के कोष होते हैं, हमारी सरकार के फंड्स होते हैं। ठीक है, आप कह सकते हो हेड ऑफ फंड, ऐसा भी आप लिख सकते हो। कोषाध्यक्ष को इंग्लिश में आप क्या लिख सकते हो सिंपल भाषा में? हेड ऑफ फंड, कोष का अध्यक्ष। अब ये कोष क्या होता है मैम?
कोष क्या होता है मैम? तो बेटा जी कोष का मतलब होता है जो राजा के, जैसे राजा है तो पहले के समय सरकार तो थी नहीं मैम, राजा हुआ करता था, तो राजा के पास जो भी पैसा इकट्ठा होता था राजा ही टैक्स लेता था, राजा ही आपका जो है सारे डिपार्टमेंट्स को संभालता था, राजा ही व्यापार करता था। तो जो भी चीजें होती थी उन जिन सोर्सेस से आपका राजा पैसा कमाता था तो वो सारा पैसा किस में जाता था? कोष में। अब उस पैसे को, उस कोष को संभालने के लिए कोई चाहिए था ना, तो उसको कहते हैं कोषाध्यक्ष। यानी जैसे आज के समय पे आपकी होती है संचित निधि, जिसे आप कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि होती है। तो ये संचित निधि क्या होती है? तो बेटा इसमें आपकी भारत सरकार जो पैसा कमाती है वो सारा इसी में जाता है। चाहे आपकी भारत सरकार आपसे टैक्स लेके पैसा कमाए, व्यापार करके पैसा कमाए, किसी दूसरे देश से लोन ले, वो किसी भी तरीके से पैसा लेकर आए, वो कहां पर होता है मैम? हम कह सकते हैं फंड में। चलो तुम्हारे घर से समझाते हैं। तुम्हारे घर में पैसा, ज्यादातर घरों में जो पैसा कमाते हैं वो पिताजी। ऐसे भी घर हैं जहां दोनों मिलकर पैसा कमाते हैं, लेकिन हम चलते हैं जहां पैसा कमाते हैं पिताजी। अब पिताजी पैसा कमाकर किसको देते हैं? मम्मी को। तो वो कमाया हुआ पैसा कौन संभालता है? मम्मी संभालती हैं। तो मम्मी कौन है? मम्मी सन्निधाता है। मम्मी ही है उस पैसे को संभालने वाली अध्यक्ष, जिन्हें हम कह सकते हैं कोषाध्यक्ष। तो आपसे पूछेगा कोषाध्यक्ष किसे कहा जाता था? सन्निधाता को। यह सन्निधाता को किसे कहते हैं? कोषाध्यक्ष को। अब तुम्हारी समझ में ज्यादा आया होगा जब मैंने मम्मी पापा का एग्जाम्पल लिया होगा। समझ में आया है तो थम्स अप करो फटाफट। बताइए जल्दी से। ठीक है, आगे देखिए। फिर एक होता था प्रदेष्टा। बेटा ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं यूपी में, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूं। प्रदेष्टा, और प्रदेष्टा किसको कहते थे? प्रदेष्टा कहा जाता था फौजदारी विभाग। फौजदारी विभाग मतलब जो क्रिमिनल डिपार्टमेंट हुआ करता था। जैसे मान लीजिए किसी ने हत्या कर दी, किसी ने मर्डर कर दिया, मतलब सॉरी हाँ मारपीट कर दी, ठीक है, क्रिमिनल डिपार्टमेंट। तो इससे रिलेटेड जो मैटर्स होते थे उसको कौन संभालता था? प्रदेष्टा, जिसे कहते थे फौजदारी विभाग का अध्यक्ष, जिसे कहते थे फौजदारी विभाग का अध्यक्ष, प्रदेष्टा। उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट होता था पांचवा धर्मस्य। धर्मस्य, और जब हम धर्मस्य की बात करते हैं तो इसे ये कहां पे कौन सा हेड होता था? तो मैम ये दीवानी विभाग को संभालता था, यानी सिविल डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं। अब ये सिविल मैटर्स क्या होते हैं? तो सिविल मैटर्स में जैसे मान लीजिए कोई किसी का बच्चा गोद ले ले, या फिर किसी पति पत्नी के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, आपसी विवाद होते हैं, उनको लेकर कोई मैटर हो जाता था, डाइवोर्स केसेस होते हैं, तो ये सब कहाँ पर आते हैं? तो आप कहिए कि मैम ये सब हमारे आते हैं अगर हम बात करते हैं तो सिविल डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, एक होता था बेटा जी पढ़नाध्यक्ष, एक होता था बच्चे पढ़नाध्यक्ष। और जब हम पढ़नाध्यक्ष की बात करते हैं तो ये कौन होता था? वाणिज्यिक विभाग का डिपार्टमेंट, वो सॉरी वाणिज्यिक विभाग का हेड, यानी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट जिसको हम बोलेंगे, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट, हेड ऑफ कॉमर्शियल डिपार्टमेंट। क्या बोलते थे इसको मैम? इसको बोलते थे पढ़नाध्यक्ष। इंग्लिश में भी इनको यही बोलेंगे सेम, पढ़नाध्यक्ष, धर्मस्य, इंग्लिश चेंज नहीं होगी इनकी। एक होता था अकाराध्यक्ष। अकाराध्यक्ष ये बेटा जी माइंस डिपार्टमेंट को संभालता था, खान विभाग, माइंस डिपार्टमेंट। जैसे आपका कोयला खोदकर निकाला जाता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? माइंस का काम करना कहते हैं। तो उस डिपार्टमेंट को संभालने वाला क्या होता था? अकाराध्यक्ष। एक होता था बेटा कंटक शोधन। कंटक शोधन किसको बोलते थे? न्यायालय के अधिकारी को, कोर्ट के ऑफिसर, न्यायालय का अधिकारी, कोर्ट का जो ऑफिसर, जिसे आज आप जज बोलते हैं, इस टाइम बोलते थे कंटक शोधन। ठीक है, एक होता था लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष
और लक्षणा अध्यक्ष किसका? तो आप कहेंगे कि मैम लक्षणा अध्यक्ष होता था जहां पर सिक्के की ढलाई होती थी। सिक्के की ढलाई क्या होता है मैम? जहां पर बेटा जी आपके सिक्के बनाए जाते थे, जहां पर आपके सिक्कों को शेप दिया जाता था, सिक्के पढ़ाए जाते थे, सॉरी सिक्के बनाए जाते थे, उस अधिकारी को उसकी जो देखरेख करता था, सिक्के किस तरीके से बन रहे हैं, किस क्वालिटी के बन रहे हैं, सही बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तो उनको देखने वाला जो हेड होता था उसको कहते थे लक्षणा अध्यक्ष। उसको क्या कहते थे? लक्षणा अध्यक्ष। ठीक है, लक्षणा अध्यक्ष उसको कहा जाता था। फिर एक होता था प्रादेशिक, जिसको कहते थे जिला प्रशासक। प्रादेशिक, जिसको क्या कहते थे? जिला प्रशासक। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को यहां क्या कहते थे? प्रादेशिक। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। जिसको डीप लग रहा है वो मत पढ़िए, मुझे संभावनाएं लग रही हैं यहां से प्रश्न आ सकता है, तो मैं तो बेटा कराऊंगी। आपको अगर लग रहा है कि नहीं ये डीप है तो आप छोड़ सकते हैं, अगर आप ये खुद तय कर सकते हैं तो ठीक है। अब हम लिखते हैं कि अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर, तो आप यहां पे देखेंगे कि मौर्य वंश का अंतिम अधिकारी, अब हम बात एक लिखेंगे पहले, अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना था? अशोक का उत्तराधिकारी, सक्सेसर ऑफ अशोका, सक्सेसर ऑफ अशोकास, यानी अशोक के बाद राजा कौन बना था? तो ज्यादातर किताबों में दिया गया है दशरथ, लेकिन कहीं कहीं पर बेटा आपको कुणाल भी देखने के लिए मिल जाएगा, पर आपको प्राथमिकता देनी है दशरथ को। अगर दशरथ ऑप्शन में नहीं होगा तब कुणाल, अगर दशरथ ऑप्शन में नहीं होगा तब कुणाल। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट लिखना, मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक, लास्ट रूलर ऑफ मौर्यास डायनेस्टी, लास्ट रूलर ऑफ मौर्यास डायनेस्टी, मौर्यास डायनेस्टी। मौर्य वंश का अंतरिम उत्तराधिकारी था बृहद्रथ। कौन था इसका अंतिम शासक? तो बृहद्रथ। और प्यारे बच्चे इसकी हत्या की गई थी, और इसकी हत्या करने वाला है पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग जो कि एक ब्राह्मण है। अब यहां पे इसने इसकी हत्या क्यों कर दी मैम? यहां पे इसने इसकी हत्या क्यों कर दी? बेटा दोनों नहीं होंगे, अगर दोनों होंगे तो बोला ना प्राथमिकता इसको देनी है, दशरथ को ही देनी है अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो, और वरना दोनों में से कोई एक रहेगा। दोनों क्यों बताए हैं फिर मैम? क्योंकि कहीं कहीं कुणाल भी दे रखा है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे कि जो चीजें आपकी डबल हैं वो मुझे बतानी पड़ेंगी। क्यों बतानी पड़ेंगी? क्योंकि आप सर्च करते हैं चीजों को, और सर्च करते हैं तो उसके बाद आपको लगता है अरे मैम ने तो ये बताया ही नहीं था हमें। अब यहां पे बात आती है कि जो मौर्य वंश का अंतिम अधिकारी था जिसका नाम है बृहद्रथ, इसकी हत्या किसने कर दी थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने। लेकिन कारण क्या था मैम? क्या सिर्फ इसने भी इसलिए की थी कि ये अपने वंश को स्थापित करना चाहता था? नहीं नहीं बेटा, ये दशरथ रामायण वाले नहीं हैं। तो मैं आपको बता दूं यहां पर कि जो आपका पुष्यमित्र शुंग है ये देख रहा था कि जैसे आप देखोगे वैदिक सभ्यता मैंने आपको पढ़ाया, उसके बाद में आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जितने शासक आ रहे हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आप ये नहीं पढ़ रहे हैं कहीं पर भी कि सनातन धर्म की हमने जिक्र किया हो, नहीं किया। इसके बाद वैदिक सभ्यता के बाद तो ये जो पुष्यमित्र शुंग था ये कह रहा था कि हमारा सनातन धर्म तो खत्म हो रहा है,
उसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। और ये समस्या लेकर ये बृहद्रथ के पास भी गया था, कहा जाता है, लेकिन बृहद्रथ ने इसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। और इन चीजों को सोचते सोचते इसने क्या किया कि प्लानिंग की, और प्लानिंग करके बृहद्रथ को मार दिया कि भाई मैं वापस सनातन धर्म को स्थापित करूंगा, मैं वापस सनातन धर्म का अस्तित्व लेके आऊंगा। तो जो पुष्यमित्र शुंग ने जो आपका वंश बनाया, शुंग वंश, ये पहला ब्राह्मणवादी समाज वंश था, पहला ब्राह्मणवादी वंश स्थापित किया इसने। इससे पहले आप जितने भी शासक सुन रहे थे सब बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और इस चीज से ये इरिटेट हो रहा था कि हमारा धर्म का अस्तित्व तो खो गया है इन धर्मों के चक्कर में। तो इसने दोबारा से उसको स्थापित करने के लिए क्या किया, बृहद्रथ की हत्या कर दी, और खुद इसने एक वंश बनाया जिसे आप इतिहास में शुंग वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए तो लिखिए यहां पर नेक्स्ट डायनेस्टी शुंग वंश। एक 185 बीसी से और 73 बीसी, 73 बीसी शुंगास डायनेस्टी, शुंग वंश। अब अगर मैं इसकी बात करती हूं बेटा, तो आप यहां पे सबसे पहले लिखेंगे कि इस वंश का संस्थापक कौन था। तो फाउंडर तो आप समझ ही गए होंगे अब कौन था। तो मैम फाउंडर हुआ करता था पुष्यमित्र शुंग। फाउंडर कौन था मैम? पुष्यमित्र शुंग इस वंश का संस्थापक था। पुष्यमित्र शुंग, फाउंडर ऑफ शुंगास डायनेस्टी, ठीक है, संस्थापक था। ये कैसा साम्राज्य था मैम? ये एक ब्राह्मण साम्राज्य था। मैंने आपको बताया था ना कि ये ब्राह्मण्स के एम्पायर को स्थापित करेगा। तो लिखिएगा ब्राह्मण एम्पायर, ब्राह्मण एम्पायर, ब्राह्मण समाज था। ठीक है, संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल कब से कब तक था? 185 बीसी से और 149 बीसी तक इसका शासनकाल था इस शुंग वंश में। ठीक है, इसने कहा कि भाई मेरी जो राजधानी होगी, मतलब मेरी जो कैपिटल होगी, वो होगी विदिशा। यानी इसने कैपिटल को चेंज कर दिया। अभी तक क्या थी? पाटलिपुत्र। इसने बनाया विदिशा। और विदिशा कहां पड़ता है? तो ये बेटा जी मध्य प्रदेश में। कैपिटल ऑफ पुष्यमित्र शुंग इसने क्या बनाई थी? विदिशा। ये आप ध्यान रखेंगे। बीसी के बारे में जिसको जानना है वो पीछे जाएं और पीछे की क्लासेस देखें। इसने अपनी राजभाषा पाली वाली, प्राकृत वाकृत सब हटा दी। इसने कहा कि मेरी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, मेरी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो होगी संस्कृत। अशोक ने कौन सी बनाई थी बताओ? इसने कहा कि मेरे यहां पर जो मेरे साम्राज्य में ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो होगी संस्कृत। वो क्या होगी बेटा जी? संस्कृत होगी। ठीक है, जिसको एडी जानना है, बीसी जानना है, वो जाकर पीछे की क्लासेस देखें, क्योंकि मैं डेली एडी और बीसी डिस्कस नहीं कर सकती हूं क्लास में। डेली अगर मैं यही डिस्कस करूंगी तो 5 मिनट बेटा डेली इसी में डिस्कशन में जाएंगे। तभी तो कहा जाता है कि स्टार्टिंग से क्लास देखिए, और आप अगर नहीं देखेंगे तो फिर आपकी दिक्कत है। वेरी गुड, जिन बच्चों ने कहा पाली, कि मैम अशोक ने बनाया था पाली को। अब देखिए यहां पर ध्यान से, इसकी राजभाषा क्या थी मैम? संस्कृत। इसने क्या किया था? लिखना, इसने अशोक के द्वारा निर्मित 84,000 बोला जाता है, 84,000 स्तूपों को तुड़वाया। 84,000, 84,000 स्तूपों को तुड़वाया। स्तूपों को तुड़वाया। स्तूप क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया था। स्तूप मैम एक तरीके से अगर हम बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय से थे, लेकिन इनका जो ज्यादा प्रचलन शुरू हुआ वो बौद्ध धर्म के समय शुरू हुआ। स्तूपों की अगर हम बात करते हैं तो स्तूप इस शेप के होते थे।
इस शेप के ऐसे बनते थे और इनमें क्या रखा जाता था, जैसे आपके गौतम बुद्ध के बहुत सारे अवशेष रखे गए हैं, ठीक है, कहीं पर कुछ रख दिया, कहीं पर कुछ रख दिया, उनके अवशेष इस शेप में हुआ करते थे। और ये स्टार्टिंग में किसके बनते थे, मिट्टी के बने। उसके बाद में ये किसके बने लगे, ईंटों से बनने लगे। फिर बेटा जी इसमें जो है पत्थर से बनने लगे और फिर इन पे जो है डिजाइनिंग की जाने लगी। तो कहा जाता है इसने 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया था। क्यों तुड़वाया था, क्योंकि ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अब इसने इतने सारे स्तूप तुड़वाए हैं, लेकिन एक स्तूप जिसका निर्माण कार्य अशोक ने शुरू किया था उसे इसने पूरा भी करवाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप थे और इसीलिए इसने इन्हें तुड़वा दिया था, क्योंकि ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अस्तित्व को खत्म करके सनातन धर्म को लेकर आना चाहता था, जिसे लोग भूल चुके थे इसकी नजर में। ठीक है, तो आप कहेंगे कि इनको तुड़वाया था। उसके बाद प्यारे बच्चे ध्यान रखना, एक आता है आपका भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप, और जब भरूत स्तूप की हम बात करते हैं तो आप कहोगे कि ये कहां पर है मैम। तो भरूत स्तूप बेटा जी मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। कहां पर है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है सतना डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के सतना जिले में इसकी लोकेशन है। अब इसके बारे में मैं क्या बता रही हूं, इसके बारे में मैं ये बता रही हूं कि इसका अगर हम बात करते हैं, निर्माण कार्य शुरू किसने किया था। ठीक है, निर्माण कार्य शुरू, तो आप कहोगे कि मैम शुरू करने वाला तो था अशोक। अशोक ने इसकी आधारशिला रख दी थी, इसका निर्माण कार्य मतलब स्टार्ट किया था। लेकिन इसको जो पूरा किया, इस निर्माण कार्य को जो पूरा किया वो किसने किया, तो वो किया था बेटा जी पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने इसके निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निर्माण किसने किया, अशोक ने, लेकिन निर्माण कार्य पूरा किसने किया, पुष्यमित्र शुंग ने। पूरा मतलब जैसे कि स्टार्टिंग कर दी थी, फिर इसके बाद जो रेलिंग वगैरह रह गई थी उन रेलिंग को इसने लगवाया था, इसमें डिजाइनिंग करवाई थी, रेलिंग लगवाई थी, ये सब इसने किया था। तो एक ये इसका अपवाद है इसके जीवन का कि भैया बाकी तो तुम तोड़ रहे हो, लेकिन इसको इसने बनवाया। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। बच्चों उन क्वेश्चंस पे फोकस मत करो जिनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिनका मतलब है उसे तुम इनकार कर देते हो कि ये नहीं आएगा। अब आगे देखिए, जो पुष्यमित्र शुंग है इसके समय को क्या कहते हैं, इसके समय को वैदिक काल का पुनर्जागरण कहते हैं। लिखिएगा, इसके काल को वैदिक काल का, वैदिक ऐसे लिख लेना, वैदिक पुनर्जागरण का, वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा गया। क्यों कहा गया बेटा जी, क्योंकि मैम इसने दोबारा से वेदों के अस्तित्व को, दोबारा से सनातन धर्म को ये लेकर आया था, इसीलिए इसके समय को वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए प्यारे बच्चे, इसने क्या करवाया था, पहले लिखेगा इसके दरबार में, इसके दरबार में पतंजलि रहते थे। पतंजलि को कौन कौन जानता है, इसके दरबार में पतंजलि रहते थे। ठीक है, बताइए पतंजलि को कौन कौन जानता है, जाना है, जानते हो, नाम लिखा, वो नाम सुना है।
सुना है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रामदेव बाबा नहीं, रामदेव बाबा के वाले वो तो उनके तो प्रोडक्ट्स है पतंजलि के। पतंजलि जो है इन्होंने क्या किया था, एक तो इन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। महाभाष्य की रचना, ये कई बार पूछा गया है कि महाभाष्य को किसने लिखा है, तो पतंजलि ने। इसके अलावा बेटा जी इन्होंने लिखा था योग शास्त्र। योग शास्त्र की रचना भी किसने की थी, इन्होंने। जो बाबा रामदेव आपको योग सिखाते हैं, योग शास्त्र, वो उसकी रचना किसने की थी, पतंजलि ने। ठीक है, अब ये जो पतंजलि हैं इन्होंने ही क्या किया था, देखो पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग, इसने क्या किया था, इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए, 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए। और ये जो 2 अश्वमेघ यज्ञ इसने करवाए, इन्हें संपन्न किसने किया, आप कहोगे इन्हें संपन्न किया पतंजलि ने, यानी पतंजलि ने इसके यज्ञों को संपन्न किया था, इसके यज्ञ किए थे। अब अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है, रामायण देखी है, रामायण सबने मोस्टली देखी होगी, नहीं भी देखी होगी तो कोई बात नहीं। अश्वमेघ यज्ञ वही राजा करवा सकता है जो शक्तिशाली हो। ऐसा नहीं कि हर कोई राजा अश्वमेघ यज्ञ करवा सकता है, और राजा इसे अपनी शक्तियों के प्रसार के लिए ही करवाते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, अश्वमेघ यज्ञ करा के एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है, और वो घोड़ा जहां 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 चलता चला जाता है, उस जगह पर क्या होता है कि उस राजा का अधिकार हो जाता है जो इस घोड़े को छोड़ता है। और इस घोड़े के पीछे सेना चलती है, और अगर इस घोड़े को मान लो यहां पर रोक लिया, तो जिस राजा ने या जिस व्यक्ति ने इसको रोका है, उस राजा से इस राजा को युद्ध करना, ये जो राजा रोकेगा, इस राजा को उस राजा की सेना से युद्ध करना होगा जिसने अश्वमेघ यज्ञ कराकर घोड़े को छोड़ा है। जैसे भगवान राम के घोड़े को लव कुश ने पकड़ लिया था, तो लव कुश से युद्ध हुआ था। जो राजा इसे यहां पर रोक देता है उससे युद्ध होता है। अगर जिस राजा ने रोका है वो जीत गया, तो फिर उस राजा का अधिकार नहीं रहता वहां पर जिसने अश्वमेघ यज्ञ कराया है। लेकिन अगर वो राजा जीतता है जिसने अश्वमेघ यज्ञ कराकर घोड़ा छोड़ा है, तो जो दूसरा राजा है उसको उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो अश्वमेघ यज्ञ, कितने अश्वमेघ यज्ञ कराए थे इसने, मैम 2। किसने इसके लिए अश्वमेघ यज्ञ किए थे, पतंजलि ने। पतंजलि की रचनाएं मैम सबसे महत्वपूर्ण है महाभाष्य और पतंजलि आपका योग शास्त्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो पुष्यमित्र शुंग है बेटा जी, इसके अगर मैं उत्तराधिकारी की बात करती हूं, पुष्यमित्र शुंग इसका उत्तराधिकारी, तो इसका जो उत्तराधिकारी है बेटा वो है अग्निमित्र। अग्निमित्र, और अग्निमित्र की जब हम बात करते हैं तो इस अग्निमित्र की एक प्रेमिका थी, प्रेमिका, जिसका नाम है मालविका, जिसका नाम है मालविका। और इन दोनों को मिलाकर एक बुक लिखी गई है, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, जिसमें इन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। इनमें क्या किया गया है, इन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। मतलब मालविका अग्निमित्रम कैसी बुक है, एक लव स्टोरी है। इसमें मैम एक प्रेम कहानी है, और बेटा जी इसके जो लेखक हैं, जिसने इसकी रचना की है, यानी राइटर, तो आपको मैं बता दूं बेटा उनका नाम है संस्कृत के महान कवि कालिदास जी। तो ये अग्निमित्रम की प्रेमिका है मालविका, जिससे अग्निमित्र प्रेम करता था। ठीक है, अब अग्निमित्र के समय और क्या हुआ था, तो जो अग्निमित्र है बेटा इसने और क्या किया था, अग्निमित्र ने कलिंग के विरुद्ध अभियान किया था।
अग्निमित्र, इसने क्या किया था? कलिंग के विरुद्ध अभियान, यानी ये कलिंग को जीतने के लिए गया था। और जिस समय इसने कलिंग के विरुद्ध अभियान किया था, उस समय पर बेटा जी कलिंग पर चेदी, या इसे कहते हैं कलचुरी वंश, या तो आप इसे कह सकते हो चेदी वंश या कह सकते हैं कलचुरी वंश, कलचुरी वंश का शासन था। केवल इतना ही याद रखना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहां से जरूर बन सकता है, चेदी वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था उसके बारे में, ठीक है, लिखिएगा चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक, चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक, आपने इसका नाम सुना होगा खारवेल। और इसके बारे में क्यों बता रही हूं? क्योंकि इसने एक लिखवाया था इंस्क्रिप्शन, इसने एक लिखवाया था अभिलेख, और वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। खारवेल चेदी वंश का प्रतापी शासक। और इसके बारे में अगर मैं बात करती हूं तो इसने क्या कराया था? हाथी गुम्फा अभिलेख। ये क्वेश्चन यूपी में पूछा गया है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा अभिलेख। इंस्क्रिप्शन कहते हैं अभिलेख को, हाथी गुम्फा को हाथी गुम्फा ही कहेंगे। और इस हाथी गुम्फा अभिलेख की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या है? कलिंग के प्रशासन का वर्णन, यानी कलिंग के प्रशासन का वर्णन, कलिंग में किस तरीके से प्रशासन किया जाता था इसका वर्णन इसमें किया गया। और इसे किसने जारी करवाया है? खारवेल ने। इसे किसने जारी करवाया है? खारवेल में। ठीक है। उसके बाद में ये जो अभिलेख है इसकी भाषा क्या थी? इसकी भाषा भी बताऊंगी मैं, फटाफट इतना लिखिए, ठीक है। खारवेल ने क्या किया? हाथी गुम्फा अभिलेख जारी करवाया। आप पूरा लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना, जारी करवाया। और कहा जाता है कि इसकी भाषा क्या थी? भाषा भी लिख लो यहीं पर, प्राकृत, स्पेस मिल गया है मैंने लिख दिया। भाषा थी बेटा जी इसकी प्राकृत। इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है हाथी गुम्फा अभिलेख की, ठीक है, लिख लिया। तो देखो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, कहा जाता है कि आपका जो भारतवर्ष शब्द का प्रयोग, भारतवर्ष ये जो वर्ड है ये सबसे पहले इसी अभिलेख में किया गया था। भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है इसमें, किसमें? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में भारतवर्ष शब्द का उल्लेख। फिर उसके बाद इसका अंत करते हैं चैप्टर का। नेक्स्ट है वसुज्येष्ठ। नेक्स्ट शासक कौन बना था? वसुज्येष्ठ। वसुज्येष्ठ के बाद कौन बना? वसुमित्र। और वसुमित्र के बाद जो इस वंश का अंतिम शासक है देवभूति। देवभूति अंतिम शासक। पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र और देवभूति जो इस वंश का अंतिम शासक है। और बेटा इसकी जो हत्या की थी वो किसने की थी? वासुदेव कर्ण ने। वासुदेव कर्ण। तो यानी हम कल क्या पढ़ेंगे? कर्ण वंश और सातवाहन वंश, दोनों आपके खत्म होंगे कल ही, तो ये हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। अब हम कर लेते हैं एक रिवीजन, जल्दी से रिवीजन स्लाइड बनाकर। रिवीजन स्लाइड, चलो बताओ मुझे फटाफट यहां पर, अशोक के पिता कौन, अशोक के पितामह कौन थे ये बताना, ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट,
अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी, आगे आपको बताना है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ, यह आपको बताना है। नेक्स्ट आपको मुझे बताना है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? कलिंग युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट अशोक के कितने स्तंभ लेख हैं? कितने स्तंभ लेख थे? नेक्स्ट लौरिया, नंदगढ़, लौरिया नंदगढ़ और लौरिया अरेराज कहां पर हैं? अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को टोपरा से दिल्ली कौन लाया? टोपरा से दिल्ली कौन लाया? किस स्तंभ लेख को रानी अभिलेख कहते हैं? किस स्तंभ लेख को रानी अभिलेख कहते हैं? रानी अभिलेख कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कंटक शोधन किसे कहते हैं? प्रदेष्टा किसे कहते हैं? कंटक शोधन किसे कहते हैं? प्रदेष्टा किसे कहते हैं? फिर नेक्स्ट मौर्य वंश का अंतिम शासक शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, इसकी राजधानी, राजभाषा और इसका उत्तराधिकारी। किस स्तूप का निर्माण कार्य पूरा? किस स्तूप का निर्माण कार्य पूरा? ठीक है, आइए। अशोक के पितामह चंद्रगुप्त मौर्य थे। ग्रैंडफादर पूछा है बेटा मैंने, पिता नहीं पूछा। शिक्षा किसने दी थी? उपगुप्त ने। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 BC। कलिंग युद्ध का वर्णन इसके 13वें शिलालेख में है। ठीक है, नेक्स्ट अशोक के कितने स्तंभ लेख हैं? 7। लौरिया नंदगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा बिहार। अशोक के दिल्ली टोपरा FST फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था।
ठीक, आगे, किस स्तंभ लेख को रानी अभिलेख कहते हैं? फटाफट बताइए। आंसर्स आपको करने हैं, मुझे नहीं करने। जो आप शांत हो गए फटाफट करेंगे। तो मैम ये है हमारा कौशांबी अभिलेख। फटाफट, कौशांबी स्तंभ लेख। अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ। कंटक शोधन कहा जाता था मैम न्यायालय के अधिकारी को, जो कोर्ट का अधिकारी होता था। और प्रदेष्टा कहा जाता था फौजदारी विभाग। फौजदारी विभाग यानी कि मैम क्रिमिनल डिपार्टमेंट के हेड को, हेड ऑफ क्रिमिनल डिपार्टमेंट। हेड ऑफ क्रिमिनल डिपार्टमेंट कौन होता था? प्रदेष्टा। नेक्स्ट मैंने बोला है मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ, जिसकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग से। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। राजधानी विदिशा। राजभाषा संस्कृत। उत्तराधिकारी अग्निमित्र। और किस स्तूप का निर्माण कार्य इसने पूरा किया था? यह है आपका होमवर्क। आज अब इतना ही रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे कर्णवंश और आपका जो है सातवाहन वंश। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूं आपने यहाँ पे क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर पाए होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।